डियर ऑल, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। कुछ कैंडिडेट्स थे जो कह रहे थे कि लेक्चरशिप की गाइडेंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो आज ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडेंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये KPK पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के लिए अपेयर होने के लिए कुछ टिप्स हैं। कुछ टिप्स पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी गिवन है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें देखें। उनमें कुछ बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं जिन पे आपने काम करना है, लेकिन कुछ बातें वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे आप प्रैक्टिकली काफ़ी अरसे से काम करेंगे तब जाके आप इंटरव्यू में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो मेरा एक लेक्चरशिप के इंटरव्यू का था और एक असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के इंटरव्यू का था। तो जब चूँकि आप कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए उस वक्त ही क्वालिफाई करते हैं, यूजली जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे ही रिटन टेस्ट में आप मेरिट में आ जाते हैं तो नेक्स्ट फेज़ आपका इंटरव्यू का होता है। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, एक तो आपने अच्छा ड्रेसअप होके जाना है और दूसरा अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही कंप्लीट करके रखें, ताकि जब लास्ट 2-3 डेज़ इंटरव्यू के हों तो उसमें आप मुख्तलिफ़ जगहों पे ना घूम रहे हों, बल्कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हों और फोकस के साथ इंटरव्यू के अंदर आप अपीयर हों। तो इसमें पहली बात ये कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके जाएंगे ताकि उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होगी, सब कैंडिडेट्स की अटेंडेंस होगी और फिर आप इंटरव्यू स्टार्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही इंटरव्यू पैनल आ जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे जो टॉप ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, तो उसे कहा जाएगा कि उसका अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। उससे आप सबको आइडिया हो जाएगा कि अब प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपने पहले डोर हल्का सा ओपन करके तो परमिशन लेनी है अंदर आने की। जैसे ही आपको परमिशन मिलती है, आप जब अंदर जाएंगे तो पहले आपने बैठना नहीं है, बल्कि आपने वेट करना है। आपको कहा जाएगा, परमिशन दी जाएगी कि आप बैठें, हैव अ सीट। तो उसके बाद आप बैठेंगे। फिर पैनल के अंदर यूजली लेक्चरशिप के इंटरव्यू के अंदर एक चेयरमैन होंगे और 2 वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। यूजली 2 होते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, कभी 1 भी हो सकता है। तो वो आपसे आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन इंटरव्यू का स्टार्ट इस तरह होगा कि जो चेयरमैन है वो आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन करेगा। पहले आपकी क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करेगा कि आपका नाम यही है और आप हैदराबाद से हैं। उसके बाद फिर कहेगा कि ओके, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे जा चुके होंगे तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो उस केस में आप साथ अपनी CV भी भेजते हैं और कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन प्रोफाइल के अंदर भी आप लिखते हैं, जो कि जिसमें आपकी हॉबीज़ भी होती हैं और कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, स्किल्स भी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन आपकी CV में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो उस वक्त आपको उसका आंसर देना होगा। तो वो क्वेश्चन आपकी हॉबी से रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैंडिडेट अप्लाई करते हुए अपनी हॉबी लिख देता है रीडिंग बुक्स, तो उस केस में जैसे ही आप इंटरव्यू के अंदर वहाँ पे चेयरमैन से गुफ्तगू आपकी स्टार्ट होगी तो मे बी पॉसिबल है वो कहेंगे कि ओके, यू रोट दैट रीडिंग बुक्स इज़ योर हॉबी, सो टेल मी अ नेम ऑफ अ बुक विच यू रेड इन द लास्ट ईयर। तो उस केस में आपको इन चीज़ों की प्रिपरेशन होगी तो आप आंसर दे सकेंगे। अदरवाइज़ अगर एक स्टूडेंट ने वैसे ही लिख दिया कि इससे मेरी प्रोफाइल अच्छी नज़र आए, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में आपने काम नहीं किया हुआ, तो वो आपके इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन ना होने की वजह बन सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी हॉबीज़ हैं वो आप सोच समझ के वहाँ पे लिखेंगे जिसके बारे में आपको इल्म भी हो। अब कोई है स्टूडेंट ऐसा है, कैंडिडेट ऐसा है जिसने गार्डनिंग को अगर अपनी हॉबी में लिखा है तो फिर उसे गार्डनिंग के बारे में पता भी होना चाहिए, ताकि वो अगर इंटरव्यू पैनल उससे अगर कोई बात इस तरह की डिस्कस करेगा तो वो उसका आंसर दे सकें। कोई अपनी हॉबी के अंदर कुकिंग लिखते हैं तो उन्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई अगर चेस अपनी हॉबी में लिखते हैं कि वो चेस खेलता है
तो उसे फिर चेस के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें सिनेरियोज होते हैं। तो आई होप आपने इस पॉइंट को पिक कर लिया होगा। तो पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन इस तरह का चलता है जिसमें आपकी एकेडमिक्स में से भी थोड़ी बहुत बातें पूछती जाती हैं, सीवी से रिलेटेड बातें पूछती जाती हैं, फिर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें पूछती जाती हैं, कहाँ से आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल की, फिर आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में वहाँ पे जब बात होगी। और ये इम्पोर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब आप इंटरव्यूज़ में अपेयर होते हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई मरतबा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 5 साल बाद, चार साल पहले, 5 साल पहले एमएससी की थी, उसके बाद उन्होंने एमफिल में एडमिशन नहीं लिया, तो कोई बीच में गैप गुजारा, तो पैनल ज़रूर आपसे ये पूछेगा कि आपने आगे हायर डिग्री मीन्स एमफिल में एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को डिफेंड करना होगा। फिर जहाँ पे आपने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया तो आप उसके बारे में बताएंगे, लेकिन याद रहे कि ये चीज़ जॉब रिलेटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बता रहे हो कि मैंने किसी होटल पे रिसेप्शन पे काम किया है, वहाँ पे मैनेजर का काम किया है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी रेलेवेंट होती हैं, आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलता। तो जो चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट ना हो आप उसे वहाँ पे डिस्कस ही ना करें। तो वही चीज़ें वहाँ पे उनके सामने लेके आएँ जो आपकी स्ट्रेंथ होंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। फिर दूसरी बात यह है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कभी पैनल में से उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन जो है ये इसके अंदर लेक्चरशिप की सीट्स आती हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसका रोल क्या है केपीके के अंदर, या ये किन किन चीज़ों को हैंडल करता है, इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जब आपका ये इंट्रोडक्शन का कुछ फेज़ चलेगा तो उसके बाद फिर चेयरमैन आपको कहेगा कि अब आपसे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। तो यूजुअली अगर आपने एमफिल या पीएचडी की हुई है तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जब आप रूम के अंदर इंटर होते हैं तो वो आपसे आपका थीसिस ले लेते हैं, तो वो उसमें से आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी जो रिसर्च की एक्सपर्टीज़ हैं वो किस फील्ड के अंदर हैं। तो पॉसिबल है कि वो स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस आपकी रिसर्च से रिलेटेड करें। तो मैंने जब लेक्चरशिप के अंदर मैं अपेयर हुआ था तो उस इंटरव्यू में उस वक्त मेरा एमफिल इन प्रोग्रेस था, तो उस केस में उन्होंने मेरे एमफिल के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसके बारे में पूछा। इसके अलावा उन्होंने आइडियल फ्लूइड्स इसके बारे में पूछा कि ये क्या होते हैं। और फिर वहाँ से बात जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैंने उसे मैथमेटिकली लिखा। तो वहाँ से बात फिर आगे बढ़ गई कि उन्होंने जो मैथमेटिकली राइट हैंड साइड पे टाउ बाई एक्स लिखा हुआ था तो उसके ऊपर होल पावर n लिखा और कहा कि अब ये बताएं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो वहाँ से वो फिर मुझे ले गए डिफरेंशियल इक्वेशंस की साइड पे। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को माइंड रखना है कि जब आप मैथ्स के इंटरव्यूज़ के अंदर अपेयर होते हैं तो वो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाला जाता है और बात आगे बढ़ती जाती है। तो अगर मैं आपको लेक्चरशिप के एक्सपीरियंस में बताऊं तो बात स्टार्ट उन्होंने की थी, शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ कॉनिक, तो मैंने कॉनिक को डिफ़ाइन किया। तो उन्होंने नेक्स्ट कहा कि व्हाट इज़ पैराबोला, तो पैराबोला को जब मैंने डिफ़ाइन किया उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x पावर 2। तो मैंने उसका नाम जब बताया तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इज़ द सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। तो उसके बारे में जब मैंने बताया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर मेरी जो फील्ड थी उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन की कि आजकल क्या कर रहे हो और कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़े हैं। तो मैंने जब उस पर बात की तो उन्होंने फिर मुझसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस पूछे, जिसमें फिर ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है
उस पे जब डिस्कशन चली तो मैथमेटिकल फॉर्म से वो मुझे फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ ले गए। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि उन्होंने पहले तो मैथमेटिकली वो लिखवा के फिर लीनियर नॉन लीनियर के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जब मैंने उन्हें उसका आंसर बताया तो उन्होंने फिर कहा कि बल्कि बर्नौली इक्वेशन का पहले उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और वो थी y³ इंटू dy/dx प्लस साइन x इज़ इक्वल टू y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उन्होंने y³ इंटू dy/dx प्लस x इंटू y इज़ इक्वल टू साइन x। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मैंने कहा बर्नौली इक्वेशन। उन्होंने फिर कहा कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिर मैंने उसके सोल्यूशन के लिए उन्हें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बताई कि हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसके थ्रू ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप आंसर्स देते हैं तो वो भी आपने डिटेल में देने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो तो ये चीज़ माइंड में रखें कि आपने डिटेल में आंसर देने होंगे। अच्छा, तो इसके बाद और कई क्वेश्चन मुझसे लेक्चरशिप के इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे, जिसमें से फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पूछा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पूछा, कनेक्टेड सेट्स के बारे में पूछा, एनालिटिक फंक्शन के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे काशी-रीमान इक्वेशंस के बारे में पूछा कि वो क्या होती हैं। इसके अलावा उन्होंने टोटल डिफरेंशियल के बारे में मुझसे पूछा, एक फ़ंक्शन दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें वो हाथ से लिखवा के भी वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे कैलकुलेट करके बताएं। तो उन्होंने फ़ंक्शन वहाँ पे लिखा था u इक्वल टू x⁻² प्लस y⁻² होल अंडर रूट, और मुझे कहा कि यहाँ पे u का टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करें। तो मैंने उसे वहाँ पे कैलकुलेट करके उन्हें बताया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट मुझसे पूछी। मैंने वो जब स्टेटमेंट उन्हें बताने लगा तो उसमें जब मैंने कहा कि द फंक्शन f(x) must be continuous on the closed interval ab and it must be differentiable on open interval ab, तो वहाँ से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि y continuity on closed interval and differentiability on open interval। तो मैंने उसकी जस्टिफिकेशन वहाँ पे बताई। तो उसके बाद फिर मैंने स्टेट करके उसकी कंक्लूजन बताई कि then there exists a real number c belonging to the interval a, b such that f prime at c equal to 0। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी ग्राफिकल कंक्लूजन क्या है। तो फिर मैंने उन्हें ग्राफिकली उसकी कंक्लूजन बताई कि हमें जो पॉइंट c मिलता है उसके अगेंस्ट जो कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो इसलिए ये डिटेल में बातें चलती हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चंस बीच में इसके टोपोलॉजी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस थे, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन था, नंबर थ्योरी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन था। तो ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से बीच में से क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ में इन डेप्थ तक जाते हैं, कुछ में आपसे कोई एग्जाम्पल साथ पूछ लेंगे। तो इस तरह का आपका एक्सपीरियंस होता है। तो अब यहाँ से आपने किस चीज़ को पिक करना है वो ये है कि मैथ्स के इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों तो याद रखें कि जितनी आपकी कंसेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके लिए इंटरव्यू आसान होगा। आप हर एक सब्जेक्ट में ख़ुद को एक्सपर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी की हुई है तो उस केस में ये चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करती हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से जब भी कोई टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाता है तो आपको उसकी काफ़ी हद तक ग्रिप होती है, आपके पास कोई एग्जांपल होती है जिसके थ्रू आप वो चीज़ समझा सकते हैं। तो आई होप आप इस पॉइंट को पिक कर रहे होंगे कि आप जब इंटरव्यू के अंदर अपेयर होंगे तो आपने अपनी कंसेप्चुअल स्टडी की सपोर्ट से क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर देने हैं। तो मेरा लेक्चरशिप का जो इंटरव्यू था वो तकरीबन 20 to 25 मिनट्स तक चला, जिसमें उन्होंने मुझसे 30+ क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पे मैंने उनसे कह दिया था कि मैं इस वक्त मुझे ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने उनके करेक्ट आंसर्स दिए। यहाँ तक कि मैंने कुछ उन्हें डिटेल के अंदर भी उनके आंसर्स कुछ एक्स्ट्रा भी बताया। अभी मुझे याद आ गया कि उन्होंने मुझसे
लेप्लास इक्वेशन से रिलेटेड ये जो CR इक्वेशंस हैं, काशी-रीमान इक्वेशंस हैं, उनके बारे में पूछा। तो फिर मैंने उन्हें साथ कुछ डिटेल में एग्जांपल्स भी दी थी कि जब आपके पास ऐसे फंक्शंस जो काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एनालिटिक फंक्शंस, तो वो साथ साथ आपके लेप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए जब आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर इन इंटरव्यूज़ के अंदर अपेयर होंगे तो इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि यहाँ पे आपके लिए मुख्तलिफ मसाइल भी हो सकते हैं अगर आप अपने सब्जेक्ट्स की कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे। तो जब मेरा इंटरव्यू था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके इसमें चूँकि मेरी एमफिल तो कंप्लीट थी, तो उन्होंने जैसे ही मैं कंपनी के अंदर इंटर हुआ तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनमें से एक ने मुझसे मेरा थीसिस ले लिया। और जब मेरी चेयरमैन के साथ बात ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने पहले मेरी रिसर्च पे बात की कि आपने किस फील्ड के अंदर काम किया और क्या टॉपिक था। फिर उन्होंने कुछ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स एमफिल करके जाते हैं, PhD करके जाते हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर अपेयर होते हैं, तो वो अपनी रिसर्च को भी अच्छे तरीके से देख के जाएं, अपनी रिसर्च की बेसिक्स को भी अच्छे तरीके से देख के जाएं। ये ना हो कि स्टार्ट ही उनका अच्छा ना हो जो उनके लिए एक सिलेक्शन ना होने का रीज़न बन सकती है। तो दूसरी बात ये कि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में अपेयर हुआ तो उस वक्त मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी था। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन कौन से कोर्सेज आजकल पढ़ा रहे हैं। तो वो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे उनको सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनमें से उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। तो इसलिए जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा रहे होते हैं तो उनमें से भी आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बात और कि जब आप इंटरव्यूज़ के अंदर अपेयर होते हैं तो कोशिश किया करें कि आपका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो वो इंग्लिश हो। मुझे याद है कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया तो उस वक्त कई मरतबा एग्ज़ामिनर्स मुझसे उर्दू में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन मैं जो आंसर दे रहा था वो इंग्लिश में दे रहा था। तो इसलिए आप जितने फ्लुएंट होंगे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो याद रखें कि जो की है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कंसेप्चुअल स्टडी है। और आप कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा तैयार करके जाएं ताकि आप कोशिश करें कि इंटरव्यू पैनल जो है वो ज़्यादा उसी तरफ बेंड हो जो आपकी फील्ड थी, जिसकी आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। तो ये एक स्टूडेंट की अपनी, एक कैंडिडेट की अपनी सलाहियत होती है कि वो कितने सब्जेक्ट्स की अच्छी प्रिपरेशन करता है, उतना ही आपको इसका एडवांटेज होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।